नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं अथर्व की अथैया का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अगली सुबह अथर्व की बहनें नैना और मैना कहीं जा रही होती हैं। वह लाल टॉप पहने हुए और मिनी स्कर्ट पहन करके सीढ़ियों की ओर चली आ रही होती हैं। वह आपस में कुछ बातें करती हुई सीढ़ियों से उतर रही होती हैं। तभी उन दोनों बहनों का ध्यान नीचे लॉबी में नीले सोफे पे लेटे अथर्व पे जाती है। वह दोनों अथर्व को वहां लेटा हुआ देख करके उसके पास आ करके सामने वाले सोफे पर बैठ जाती हैं। इधर लॉबी के अंदर खिड़की से धूप आ रही होती है। वह धूप सोफे पे लेटे अथर्व की आंखों पे पड़ रही होती है, जिस वजह से अथर्व कभी इस ओर तो कभी दूसरी ओर करवट लेने लगता है। लगातार धूप को अपने चेहरे पर महसूस करने से अथर्व की आंखें खुल जाती हैं। वह गुस्से से खिड़की को देखते हुए उठ करके बैठ जाता है। वह एक खूबसूरत से नीले सोफे पर बैठा हुआ होता है। लॉबी के इंटीरियर डिजाइन में ब्लू और सफेद रंग का कॉम्बिनेशन होता है। लॉबी में एक बड़ा सा झूमर सीलिंग पर लगा हुआ होता है। झूमर के नीचे सोफे बिछे हुए होते हैं। तभी अथर्व अपनी आंखों को मसलते हुए अपने सामने सोफे पर दोनों बहनों मैना और नैना को बैठे हुए देखता है। तभी अपने कमरे से पूजा की थाली लिए अथर्व की मां वसुधा नीचे लॉबी में आती हैं। लॉबी में आते ही वह अपने बेटे अथर्व को सोफे पे लेटा हुआ देख करके चौंक जाती हैं। वह तुरंत अपनी दोनों बेटियों को देखती हैं। तभी नैना और मैना इतराते हुए अपनी मां वसुधा को देखने लगती हैं। इतने में ही वसुधा अपने बेटे को देखते हुए कहने लगती है, अथर्व बेटा, तुम यहाँ नीचे सोफे पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए था ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी नैना और मैना एक दूसरे को देखती हैं और अचानक से मैना अपनी माँ वसुधा से कहने लगती है, आपको दिख नहीं रहा है? दोनों माँ बेटे ने मिल करके अथर्व को कमरे से बाहर निकाल दिया है। इसका मतलब अथर्व कभी अपने कमरे में नहीं जा पाएगा। वसुधा अथर्व को देखते हुए, अथर्व बेटा, तुम गेस्ट रूम में भी तो सो सकते थे, यहाँ लॉबी में सोने का क्या मतलब है? देखो सभी तुम्हें देख रहे हैं। अथर्व अपनी माँ को समझाते हुए, माँ आप भूल गई हो क्या? गेस्ट रूम में तो अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मैं वहाँ कैसे सो सकता हूँ? वहाँ कितनी धूल मिट्टी होगी अभी। मैना इतराते हुए बोली, खैर तुम कहीं पे भी सो जाओ, हमें क्या। मगर अथर्व, तुमने जो कुछ भी किया है वह बहुत गलत किया है। नैना मुस्कुराते हुए अथर्व को देखती है, दी सही कह रही हैं आप, अथर्व को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कुछ कायदे कानून होते भी हैं या नहीं? मैना इतराते हुए अपनी माँ वसुधा को देखते हुए, अरे मगर यह कायदे कानून हमारे अथर्व पे आकर के खत्म हो जाते हैं। देखा नहीं तुमने कितनी आसानी से उसने अपना गुनाह छुपा लिया, उस लड़की को अपना घर ला करके। एंड आई सो श्योर कि वो अथैया हमारे घर में सिर्फ हमारी दौलत के चक्कर में आई है। तभी अथर्व गुस्से में नैना और मैना की ओर देखता है। वह चलते हुए दोनों बहनों के पास आकर के खड़ा होता है। यह देख करके अथर्व की माँ भी उन लोगों के पास आकर के खड़ी हो जाती हैं। तभी अथर्व उन दोनों बहनों को घूरते हुए देखता है और दोनों से कहता है, अथर्व गुस्से से मैना और नैना को देखते हुए, ऐसा नहीं है, वह यहाँ इस दौलत के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए आई है। उसे हमारी दौलत से कोई लेना देना नहीं है, वह सिर्फ मेरे कहने पर यहाँ आई है, समझी तुम दोनों? वसुधा अपनी दोनों बेटियों को समझाते हुए, मैना ऐसा नहीं है बेटा, मैंने खुद उस लड़की की आंखें पढ़ी हैं, वह यहाँ सिर्फ अपने बेटे के लिए है। उसके बेटे को एक अच्छी परवरिश मिल सके इसलिए वो यहाँ आई है। उसके मन में किसी भी तरीके का कोई भी मैल नहीं है बेटा। अगर उसे पैसे की ही मोह होता वह यहाँ आने की जगह हमारे अथर्व से पैसे मांगती। मैना इतराते हुए अपनी माँ और अथर्व को देखते हुए, अरे माँ, जरा आप खुद सोचिए, अपने पति के कातिल के साथ कोई कैसे एक ही छत के नीचे कैसे रह सकता है? अरे कोई
कैसे अपने पति के कातिल को माफ कर सकता है, मगर उसने अथर्व को माफ किया, अथर्व के साथ रहना कबूल किया है। जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है उस अथैया के दिमाग में। अथर्व मैना को गुस्से से झाड़ते हुए, कुछ नहीं चल रहा है उसके दिमाग में, और तुम भी जरा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो वरना आगे बहुत पछताओगी। इतना कहते ही अथर्व सीढ़ियों से अपने कमरे की ओर जाने लगता है। इधर लॉबी में खड़ी दोनों बहनें इतराते हुए एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी वसुधा के पति की आवाज डाइनिंग रूम में आती है। उस आवाज को सुनते ही वसुधा डाइनिंग रूम की ओर चल पड़ती है। दोनों बहनें एक दूसरे को देखे जा रही होती हैं। तभी मैना अपनी छोटी बहन नैना से कहती है, नैना, मुझे तो नहीं लगता कि अथैया यहाँ अपने बेटे के लिए आई है। जरूर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, मगर क्या, या हम दोनों को मिल करके पता करना पड़ेगा। इधर अथर्व अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और कमरे के अंदर जाता है। अथर्व के कमरे का रंग नीला और सफेद होता है, जहां सीलिंग पर छोटे छोटे झूमर लगे हुए होते हैं, लंबी और चौड़ी खिड़कियां, और इन पर एक कमरे के अंदर अथैया का बेटा कान्हा उसके पलंग पर सो रहा होता है। उसे देख करके अथर्व चलते हुए कान्हा के पास आकर के बैठ जाता है। वह कान्हा को देखते हुए इसके सिर पर हाथ फेरने लगता है। ना जाने क्यों उसे कान्हा के पास आकर के एक अपनापन सा महसूस होने लगता है। कान्हा के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही होती है। अथर्व कान्हा के माथे पे आ रहे बालों को धीरे से पीछे की ओर कर देता है। तभी कान्हा करवट लेते हुए अचानक से अपने हाथ उसके ऊपर रख देता है। यह देख करके अथर्व के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए अथर्व के माथे पे हाथ फेरते हुए उसके मासूम चेहरे को निहारने लगता है। तभी अचानक कान्हा नींद में अथर्व के ऊपर पैर के साथ साथ अपना हाथ भी रख देता है। तभी अथर्व को बाथरूम में से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज अथैया की लग रही होती है। अथैया की आवाज सुन करके अथर्व धीरे से कान्हा के हाथ और पैर को अपने ऊपर से हटाता है। अथर्व खड़ा होकर के कान्हा को जल्दी से चादर उड़ाता है और बाथरूम की ओर अपने कदम बढ़ाता है। बाथरूम के दरवाजे से आते ही उसे अथैया के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी अथर्व दरवाजे को खटखटाते हुए बोलता है, अथैया, अथैया, यू आर फाइन, अंदर सब ठीक तो है ना? देखो मुझे घबराहट हो रही है, कुछ बोलो तो। देखो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा अगर तुम बाहर नहीं आई तो। इधर सावर के नीचे खड़ी अथैया भीगते हुए अपने पति मयंक को याद कर रही होती है। वह आंसू बहाते हुए मयंक के साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रही होती है, जब वह मयंक से पहली बार मिली थी और मिलते ही वह अपना दिल खो बैठी थी। जब मयंक ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जब मयंक ने अम्मा को अपने प्यार के बारे में बताया था, जब अम्मा ने उसके और मयंक के प्यार को मनाही दी थी, जब उसने और मयंक ने भोपाल शहर छोड़ने का फैसला किया, जब वह दोनों भोपाल शहर छोड़ करके इंदौर रहने लगे थे, जब पहली बार अथैया की गोद में कान्हा आया था। मयंक के साथ बिताया गया हर एक मंजर अथैया की आंखों के सामने घूम रहा होता है। उसे याद करते हुए वह बुरी तरह से टूटती चली जा रही होती है। इतने में ही उसे वह दिन याद आता है जब अथर्व की कार से उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। तभी वह रोते रोते अपने हाथ की चूड़ियों को बाथरूम की वाल पर मारने लगती है। वह वाल पे मारते हुए अपनी सारी चूड़ियां तोड़ डालती है। बाथरूम की ड्रोन पे बाल्टी होने की वजह से पानी धीरे धीरे बाथरूम के फ्लोर पर फैलने लगता है। इधर बाहर खड़ा अथर्व लगातार बाथरूम के दरवाजे को खटखटाए जा रहा होता है। तभी अथर्व दरवाजे पे अपना कंधा मार करके दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। अथैया अभी भी दरवाजा नहीं खोल रही होती है। तभी अथर्व अपने कदम पीछे की ओर करता है और दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ आने लगता है। वह हड़बड़ाते हुए बाथरूम के दरवाजे की तरफ आ ही रहा होता है कि तभी अथैया बाथरूम के दरवाजे को धीरे से खोल देती है। दरवाजा खुलते ही वह सामने से दौड़ते हुए आ रहे अथर्व को देखती है। अथर्व बेहद तेज गति से अथैया की ओर चला आ रहा होता है। तभी बाथरूम में खड़ी अथैया धीरे से दरवाजे के पीछे हो जाती है और अथर्व दौड़ते हुए सीधे बाथरूम की बाल्टी से जा करके टकरा जाता है। वह वहीं बाथरूम के फर्श पे गिर जाता है। तभी अथर्व तुरंत उठ करके बैठ जाता है और कहने लगता है, सडनली यहाँ अंधेरा कैसे हो गया? ओ भाई, कोई है यहाँ पर? यह देख करके अथैया अपनी हंसी पे
कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और वह जोर जोर से हंसने लगती है। अथैया की हंसी की आवाज सुन करके अथर्व जल्दी से अपने सिर से बाल्टी निकालने लगता है। तभी वह अथैया के चेहरे पे दिख रही खुशी को देख करके मुस्कुराने लगता है। अथर्व के चेहरे पर आई मुस्कुराहट को देख करके अचानक से अथैया अपनी हंसी रोक लेती है। तभी अथर्व उठने की कोशिश करने लगता है, मगर बाथरूम के फर्श पर पानी होने की वजह से वह बार बार फिसलता जा रहा होता है। यह देख करके अथैया धीरे से अथर्व की ओर अपना हाथ करती है। अथैया के हाथ को अपने सामने देख करके अथर्व को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि अथैया भी उसकी मदद कर सकती है। वह लगातार उसके हाथ को देखे जा रहा होता है। तभी अथैया उसे देखते हुए कहने लगती है, अगर ऐसे ही फर्श पे पड़े रहना है तो फिर पड़े रहो, मुझे दूसरे भी काम हैं, मैं चलती हूँ। अथर्व तुरंत अथैया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, अरे रुको रुको अथैया, तुम मेरी बिना मदद किए कैसे जा सकती हो? हाथ बढ़ा करके अब हाथ पीछे क्यों कर रही हो? तभी अथैया अथर्व की हथेली को पकड़ करके उसके उठने में मदद करने लगती है। अथर्व अपने आप को संभालता हुआ अथैया के चेहरे को देखे जा रहा होता है। अथर्व पूरी तरह से उठ करके खड़ा हो पाता इससे पहले ही अथैया के पैर डगमगाने लगते हैं और वह सीधे अथर्व के साथ वहीं फर्श पर गिर जाती है। अथैया सीधे अथर्व के सीने पे गिरी हुई होती है। अथर्व उसकी निगाहों को देखे जा रहा होता है और अथैया उसकी स्काई ब्लू आंखों को देख रही होती है। तभी अथर्व का ध्यान बाथरूम की ड्रेन पे जाता है। वह देखता है कि ड्रेन के ऊपर बाल्टी रखी हुई है, जिस वजह से पानी नाली तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। इतने में ही अथैया खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश करने लगती है, मगर हर तरफ पानी होने की वजह से वह बार बार फिसल करके अथर्व के ऊपर गिर जा रही होती है। तभी अथर्व उसे सिंक पकड़ने को कहने लगता है। अथैया अथर्व की बात को मानते हुए सिंक को पकड़ते हुए उठ करके खड़ी होने लगती है। तभी अथर्व भी सिंक को पकड़ करके खड़ा हो जाता है। वह दीवार को पकड़ते हुए ड्रेन के पास जाने की कोशिश करने लग जैसे तैसे करके वह ड्रेन के पास पहुंचता है और जल्दी से ड्रेन के ऊपर से बाल्टी को हटा देता है। बाल्टी हटते ही बाथरूम में फैला पानी ड्रेन के अंदर चला जाता है। यह देख करके अथर्व धीरे से अथैया के पास आता है और कहता है, थैंक्स यार मेरी मदद के लिए, वरना आज तो मुझे पक्के ही सर्दी लग जाती। तुम्हारी वजह से मैं बाल बाल बच गया, उसके लिए थैंक्स। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं अथर्व, जो सिर्फ अपना देखे, अपने लिए जिए और अपने लिए मरे। मेरी मदद को अपनी माफी मत समझना अथर्व, क्योंकि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। इतना बोलते ही अथैया बाथरूम से बाहर निकल करके रूम में पहुंचती है। रूम के अंदर आते ही अथैया अपने बेटे कान्हा को जागते हुए देखती है। अथैया के बाथरूम से निकलते ही अथर्व भी बाथरूम से बाहर निकल करके रूम में आ जाता है। कान्हा अपनी धुंधली हुई आंखों से अपनी माँ अथैया को मुस्कुराते हुए देखने लगता है। तभी अथैया उसके पास आ करके उसके बालों पे हाथ फेरते हुए कहने लगती है, अरे उठ गया मेरा बच्चा। बच्चा मम्मा को बताओ कल कैसी नींद आई आपको, गर्मी तो नहीं लगी ना? कान्हा उठ करके अथैया से लिपटते हुए, गुड मॉर्निंग मम्मा, कल ना बहुत गर्मी थी, एसी बंद कर दिया था क्या आपने? अथैया अथर्व को घूरते हुए, नहीं बच्चा ऐसी तो चालू था, चाहे पूछ लो अथर्व से, कल तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। ठीक कह रही हूं ना मैं अथर्व? अथर्व मन ही मन में, गर्मी और वो भी कल, बल्कि कल तो भोपाल कश्मीर लग रहा था। अब इन दोनों माँ बेटे को क्या बताऊं कि कल मैं तो कुल्फी बन गया था। तभी कान्हा तुरंत पलट करके अथर्व को देखने लगता है। वह अथर्व को देखते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगता है। कान्हा बड़ी मासूमियत के साथ उसे देखे जा रहा होता है। तभी अथैया अथर्व को देखते हुए दोबारा से अथर्व से कहने लगती है, अथर्व बोलो ना, कल गर्मी नहीं थी ना? तभी अथर्व उस मासूम बच्चे के पास आने लगता है। कान्हा उसे अपने पास आता हुआ देख रहा होता है। तभी कान्हा के चेहरे को देखते हुए अथर्व कान्हा से कहने लगता है, हाँ कान्हा, कल गर्मी थोड़े ना थी, बल्कि कल तो हमारा भोपाल कश्मीर बन गया था, क्योंकि तुम्हारी मम्मा ने रूम का टेम्परेचर 16 पर किया हुआ था। मैं सही कह रहा हूं ना अथैया? तभी अथैया अथर्व की बातों का जवाब देने वाली होती है, मगर वह उसे जवाब दे पाते इससे पहले ही उसके फोन पे किसी का कॉल आने लगता है। तभी अथैया अपने फोन की स्क्रीन को देखती है।
यह कॉल कान्हा के स्कूल प्रिंसिपल का होता है, इसलिए अथैया तुरंत कॉल पिक करते हुए फोन को अपने कान पे लगा लेती है। तभी कान्हा के स्कूल प्रिंसिपल अथैया से कहने लगता है, हेलो मिसेस गोस्वामी, हमने आपको किसी अर्जेंट काम के लिए कॉल किया है। दरअसल हम आपके बेटे कान्हा के बारे में कुछ बात आपसे करना चाहते हैं, इसलिए क्या आप जल्द स्कूल आ सकती हैं? अथैया परेशान होते हुए, जी प्रिंसिपल सर, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलते ही अथैया कॉल कट कर देती है। वह तुरंत अपने बेटे कान्हा को देखने लगती है। तभी कान्हा परेशान होता हुआ अपनी माँ अथैया को देखने लगता है। तभी अथैया जल्दी से अपने बेटे कान्हा को कहने लगती है, कान्हा बच्चा जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें आपके स्कूल जाना है। इतना बोल करके वह जल्दी से कान्हा को उठाते हुए उसे बाथरूम की ओर ले जाने लगती है। तभी अथर्व अथैया को देखते हुए कहने लगता है, स्कूल जा रही हो? मगर स्कूल तो अभी क्लोज है ना, तो फिर तुम स्कूल क्यों जा रही हो? अथैया तुरंत जवाब देते हुए, क्योंकि प्रिंसिपल ने हमें बुलाया है, अब हम जाएं? इतना बोल करके अथैया अपने बेटे का हाथ थामे उसे बाथरूम के अंदर ले जाती है। इधर रूम में खड़ा अथर्व उसे ही देखे जा रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अथर्व के दिल में धीरे धीरे अथैया का आना हो रहा हो। तभी अथैया गुस्से से उसे देखते हुए जोर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है। इधर अथैया अपने बेटे कान्हा को तैयार करके लॉबी से जा रही होती है। तभी किचन में खड़ी वसुधा का ध्यान अथैया पे जाता है। वह अथैया को देखते ही किचन से बाहर आकर के उसके पास जाने लगती है। अथैया दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि तभी वसुधा धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होते ही अथैया पलट करके तुरंत पीछे देखने लगती है। तभी वह अपने सामने अथर्व की मां वसुधा को देखती है। वसुधा अपने सामने हाथ जोड़ करके खड़ी होती है। अथर्व की मां वसुधा की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे होते हैं। तभी अथर्व की मां वसुधा अथैया को देखते हुए कहने लगती हैं, अथैया प्लीज मेरे बेटे अथर्व को माफ कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है जानती हूँ, मगर बेटा उसने यह जानबूझ करके नहीं किया है। उसकी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। अथैया प्लीज उसकी डूबती हुई नैया को बचा लो, वह मेरा इकलौता बेटा है। आंटी जी आप यह क्या कह रही हैं? प्लीज मुझे जीते जी नर्क में मत डालिए। गलती आपसे नहीं हुई है, गलती तो उस अथर्व से हुई है, और वह भी छोटी मोटी गलती नहीं। जानती हूँ अथैया, मगर जो गया वह लौट करके तो नहीं आ सकता। मानती हूँ बीता हुआ कल तुम ठीक नहीं कर सकती हो, मगर आने वाला कल तो तुम ठीक कर सकती हो ना, वह तो तुम्हारे हाथों में है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारे बेटे की जिंदगी इस घर में आ करके अब पूरी तरह बदल जाएगी। तभी अथैया उसकी बातों को बिना जवाब वहां से जाने लगती है। बाहर आसमान पे बादल छाते हुए दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें देख करके अथैया को लगने लगता है कि यह बहुत जल्द ही बरस जाएंगे। तभी अथैया अपना कदम बंगलों से बाहर निकालने लगती है। वह अपना कदम बंगलों से बाहर रख पाती इससे पहले ही उसे पीछे से अथर्व की आवाज सुनाई देती है। अथर्व चलते हुए उसके पास आ रहा होता है। तभी अथर्व चलते हुए ठीक अथैया के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। वह अथैया और बाहर के मौसम की नजाकत को देखते हुए अथैया से कहने लगता है, अथैया बाहर मौसम बिगड़ रहा है, अगर रास्ते में बारिश हो गई तो तुम दोनों बीमार पड़ जाओगे, इसलिए अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हें स्कूल छोड़ सकता हूँ? वसुधा पीछे से, हाँ अथैया बाहर बारिश का मौसम है, बादल आसमान में उमड़ रहे हैं, बेटा कोई भरोसा नहीं है कि वह कब बरस जाए, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अथर्व की कार में जाओ। यह सुनते ही कान्हा मुस्कुराते हुए अपनी माँ अथैया को देखने लगता है। उसके चेहरे पर आई हुई मुस्कान को अथैया गायब होता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए वह तुरंत अथर्व के साथ चलने के लिए हाँ बोल देती है। अपनी माँ के मुंह से हाँ सुन करके कान्हा बेहद खुश हो उठता है। वह खुशी के मारे अचानक से डांस करने लगता है। तभी अथर्व धीरे से उसके सामने अपना हाथ करता है। उसके हाथ को देखते ही कान्हा जल्दी से उसकी हथेली पे अपनी हथेली दे देता है। अथर्व उसकी हथेली को पकड़ करके कार के पास जाने लगता है। आज अपने बेटे के चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट देख करके उसे अंदर से बेहद खुशी होने लगती है। अथर्व और कान्हा आगे वाली सीट पर
पर और अथैया पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। तभी अथर्व अपनी कार स्टार्ट करता है और कान्हा के स्कूल के लिए निकल पड़ता है। इधर बंगले के अंदर सभी हाल में बैठे हुए अथैया और अथर्व के बारे में बातें कर रहे होते हैं। दादी माँ सभी को बता रही होती हैं कि बहुत जल्द अथर्व को लंदन जाना होगा ताकि वह अपनी आगे की पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। अगर वह यहाँ रहेगा तो उसकी जिंदगी कभी ना कभी बर्बाद जरूर हो जाएगी। यह सुनते ही शिवराज उठ करके खड़ा हो जाता है। तभी वह सभी को देखते हुए कहने लगता है, अथर्व का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ उसका और इस घर का फ्यूचर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कोशिश करनी होगी कि अथर्व इन 4 महीनों के अंदर लंदन चला जाए, वरना अगर वो यहाँ रहा तो उसे हमेशा अथैया और कान्हा की ही देख रेख करनी पड़ेगी। अरे इधर पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी उसकी। दादी माँ अन्नपूर्णा शिवराज को देखते हुए, ठीक कह रहे हो तुम शिवराज, अथर्व को जल्द से जल्द लंदन भेजना पड़ेगा, वरना उन दोनों माँ बेटे के बीच में हमारा अथर्व पिस जाएगा। शिवराज गुस्सा होते हुए, अरे उसने छोटी मोटी भूल की होती तो चल भी जाता, मगर उसने तो किसी की जान ली है। खूनी है वह, खूनी है तुम्हारा बेटा वसुधा। तभी मैना तुरंत उठ करके खड़ी हो जाती हैं। वह सभी को देखते हुए कहने लगती हैं, मैना घर के सभी लोगों को देखते हुए, मेरे पास एक प्लान है। क्यों ना हम पहले अथर्व को लंदन भेज दें और बाद में अथैया और उसके बेटे को विधवा आश्रम। इससे अथर्व को अथैया के बारे में पता भी नहीं लगेगा और उसका फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा। दादी माँ तुरंत, अरे इसी बीच में हम उस अथैया को इतना मजबूर कर देंगे कि वो हमारे या अथर्व के खिलाफ रिपोर्ट ही ना कर पाए। अथर्व के लंदन जाते ही हम सोचेंगे कि आगे इस लड़की का और उसके बेटे का क्या करना है। वसुधा चौंकते हुए, नहीं यह ठीक नहीं है, वादा किया है अथर्व ने उससे, इसलिए कोई कदम उठाने से पहले सोच जरूर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अथैया को विधवा आश्रम छोड़ना चाहिए। उसका एक छोटा सा बेटा है और वो भला वह आश्रम में कैसे रह पाएगा। नैना अपनी माँ को घूरते हुए, क्या मतलब कैसे रह पाएगा? जैसे बाकी विधवाएं रहती हैं वैसे वो भी रह लेगी। उस अथैया के लिए विधवा आश्रम से अच्छी जगह मुझे तो कोई नहीं लगती है, वह ही सबसे अच्छी जगह है। इधर स्कूल में आते ही अथैया को स्कूल के अंदर खड़ी हुई कुछ महिलाएं दिखती हैं। वह वापस से अथैया और अथर्व के रिलेशन के बारे में बातें कर रही होती हैं। अथैया अपना बैग टांगे दूसरे हाथ से कान्हा की कलाई पकड़े हुए उन लोगों के सामने से होकर के जाने लगती है। तभी उसे उन औरतों की आवाज सुनाई देती है। वह महिलाएं अथैया के बारे में धीरे धीरे से बोल रही होती हैं। पहली महिला दूसरी औरत और तीसरी महिला से, अरे देखो देखो कौन आया है, यह तो मिसेज गोस्वामी है ना। दूसरी महिला, अरे यह तो वही है ना जिसने मशहूर बिजनेसमैन के बेटे को अपने पैरों में गिराया था, लगता है कि जैसे दोनों का कोई ना कोई संबंध है आपस में। तीसरी महिला पहली और दूसरी महिला से कहती है, हाँ सही कह रही हो बहन, आजकल बड़ी सुर्खियों में है यह मेम साहब। इसने तो उस लड़के को अपने कदमों में झुका करके अपनी पदवी ही ऊंची कर ली, ना जाने अब इसके पति का क्या होगा। पहली महिला इतराते हुए कहती है, क्या मतलब क्या होगा, बंजारा बन जाएगा और क्या, और यह मेम साहब ऐश करेंगी उन अरोरा के बीच में। तभी अथैया अपने बेटे कान्हा को रूम के बाहर बैठा देती है और वह प्रिंसिपल के रूम की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। इधर अथर्व भी स्कूल के अंदर आ पहुंचता है। वह स्कूल के कॉरिडोर में घूमता हुआ कान्हा को ढूंढने लगता है। तभी उसे कॉरिडोर के अंत में बेंच पे बैठा हुआ कान्हा दिखाई देता है। कान्हा को देखते ही अथर्व दौड़ते हुए उसके पास आकर के खड़ा हो जाता है। कान्हा अपने सामने अथर्व को खड़ा हुआ देख करके मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। तभी अथर्व उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके बगल में आकर के बैठ जाता है। अथैया रूम के अंदर आते ही सामने प्रिंसिपल को बैठा हुआ देखती है। प्रिंसिपल अथैया को अंदर आता हुआ देख रहा होता है। तभी वहां उसे चेयर पर बैठने को कहने लगता है। प्रिंसिपल के पीछे वॉल पे गांधी जी की तस्वीर दिखाई दे रही होती है। इधर अथैया के चेहरे पर परेशानी की लकीरें दिखाई दे रही होती हैं। उन लकीरों को देखते ही प्रिंसिपल अथैया से कहने लगते हैं, मिसेज गोस्वामी, हमने आपको यहाँ अथर्व के सिलसिले में बुलाया है। दरअसल आपको और अथर्व को स्कूल के बाकी पेरेंट्स ने भी देख लिया है। आप दोनों पिछले दिन से लगातार न्यूज चैनल पर आ रहे हैं। आप दोनों की लव स्टोरी आज पूरे भोपाल में गूंज रही है। अथैया हड़बड़ाते हुए, लव स्टोरी? कैसी लव स्टोरी सर? हम तो अथर्व को ठीक से जानते तक नहीं हैं।
प्रिंसिपल मिसेज गोस्वामी सभी कह रहे हैं कि आपका और उस लड़के का आपस में कोई नाता है। देखिए ना, आपके पति भी तो तभी से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आपके पति का गायब होना और आपकी जिंदगी में अथर्व का आना, कोई ना कोई तो बात होगी ना। अथैया हड़बड़ाते हुए, मगर सर ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में, वो तो सिर्फ हमारी मदद के लिए वहां आया था। प्रिंसिपल देखिए मिसेज गोस्वामी, आप अथर्व से प्यार करती हैं या नहीं यह बात हम नहीं जानते, मगर न्यूज चैनल पर जो दिखाया जाए जनता तो उसी को सच मानेगी ना। अथैया प्रिंसिपल को समझाते हुए कहती है, मगर वो फेक न्यूज दिखा रहे हैं सर, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मिसेज गोस्वामी, बुरा मत मानिएगा, आपके और अथर्व के बीच कुछ हो या ना हो, मगर आपको हर किसी ने टीवी पर देखा है। स्कूल के बाकी पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप अब अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाएं, इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप खुद इस स्कूल से अपने बेटे का नाम वापस ले लें। अथैया परेशान होते हुए प्रिंसिपल से कहती है, यह क्या कह रहे हैं सर आप? अगर वह यहाँ नहीं पढ़ेगा तो फिर कहाँ पढ़ेगा? प्रिंसिपल अथैया को देखते हुए, मिसेज गोस्वामी आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में पढ़ाएं, मगर इस स्कूल में नहीं। देखिए आपकी वजह से बाकी पेरेंट्स भी इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। अगर आप खुद नहीं निकलेंगी तो मजबूरन हमें ही आपके बेटे को स्कूल से निकलवाना पड़ेगा। तभी प्रिंसिपल अथैया के सामने एक पेपर खिसकाता है। उस पेपर पर साफ तौर पर लिखा हुआ होता है कि अथैया अपनी मर्जी से अपने बेटे का नाम इस स्कूल से बाहर कर रही है। उस पेपर को पढ़ते ही अथैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत अपने आंसुओं को पोंछती है और स्कूल के पेपर पे साइन कर देती है। वह रोते हुए पेपरों पर साइन करके प्रिंसिपल को पेपर दे देती है। प्रिंसिपल उस पेपर को देखते ही मुस्कुरा उठता है। तभी अथैया रोते हुए उठ करके प्रिंसिपल रूम से बाहर निकलती है। बाहर अथर्व और कान्हा आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी अथर्व का ध्यान अथैया पे जाता है। उसे अथैया की आंखों में आंसू दिखते हैं। तभी अथैया अपनी आंखों से आंसू लिए स्कूल से बाहर चली जाती है। अथैया को रोता हुआ देख करके अथर्व फौरन कान्हा को वहीं बैठने के लिए कहने लगता है। कान्हा तुरंत अथर्व की बात मान जाता है। वह कान्हा से कुछ समय के लिए वहीं रुकने को बोल देता है और दौड़ते हुए अथैया का पीछा करने लगता है। इधर स्कूल के बाहर आने के बाद अथर्व को अथैया कहीं भी दिखाई नहीं देती। इस वजह से अथर्व उसका नाम पुकारते हुए उसे बुलाने लगता है। उसे बेहद घबराहट होने लगती है। तभी अचानक आसमान से बारिश की बूंदें सूखी जमीन पर गिरने लगती है। अथर्व ऊपर मुंह कर उसे भीगे आसमान को देखता है और फिर एक बार अथैया को जोर से नाम पुकारता है। बाहर लोग छाते लिए हुए यहाँ से वहाँ दौड़ रहे होते हैं। उन्हीं लोगों के बीच में होता हुआ अथर्व उसे ढूंढने लगता है। अथर्व भीगते हुए अथैया को स्कूल के गार्डन में ढूंढने लगता है। अथर्व को अथैया और कान्हा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। तभी अथर्व दौड़ते हुए पार्किंग में जा करके अथैया का नाम जोर जोर से पुकारने लगता है। तभी अथर्व को अथैया कार के पास खड़ी हुई दिखाई देती है। वह भीगते हुए कार के पीछे खड़ी होकर के रो रही होती है। अथैया को सही सलामत देख करके अथर्व का दिल एक लंबी सांस लेता है। अथैया को कार के पास खड़ा हुआ देख करके अथर्व अपने सीने पर हाथ फेरते हुए अपने दिल को समझाता है कि सब ठीक है। तभी अथर्व दौड़ते हुए अथैया के पास जाने लगता है। अथर्व की आवाज सुन करके अथैया भीगते हुए अथर्व की ओर देखने लगती है। तभी अथर्व उसके पास आ करके खड़ा हो जाता है। अथैया नम आंखें किए उसकी ओर देखने लगती है। तभी अथर्व घबराते हुए एक गहरी सांस लेते हुए अथैया से कहने लगता है, अथैया तुम स्कूल से अकेली क्यों चली आई? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। मुझे छोड़ो, तुम तो कान्हा को भी स्कूल में छोड़ आई। अथैया रोते हुए नम आंखों से अथर्व की आंखों में देखते हुए, और क्या करते, देखा नहीं अंदर तुम्हारे और मेरे बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं। लोगों को तो लग रहा है कि मैं बदचलन हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ देखा है, तुम्हें मेरे कदमों में देखा है, और तो और कई लोगों को तो यह भी लगने लगा है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहने लगी हूँ। अथर्व भीगते हुए, मगर अथैया तुम खुद जानती हो कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को जो समझना है समझने दो। मेरे घर में तुम सिर्फ अपने बेटे के लिए आई हो, ना कि इस समाज के लिए। अथैया रोते हुए अथर्व को देखते हुए, जानती हूँ अथर्व, जानती हूँ, मगर इन लोगों को कैसे चुप कराऊं? कोई जवाब नहीं है मेरे पास इन लोगों को देने के लिए।
एक बार फिर अथर्व अथैया को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। यह देखते ही अथैया अपने हाथ को छुड़ाती है और वहां से रोते हुए जाने लगती है। अथर्व उसे जाते हुए देख रहा होता है। अथर्व लगातार कईयों बार अथैया का नाम पुकारता है, मगर अथैया एक बार भी मुड़ करके उसकी ओर नहीं देखती है। तभी आसमान से बादलों के गरजने की आवाज सुनाई देने लगती है। इस आवाज को सुनते ही अथर्व आसमान की ओर देखता है। आसपास से गुजर रहे लोग अपने छाते हाथ में थामे चले आ रहे होते हैं। अथैया भीगी हुई साड़ी पहने रोते हुए अपने कदम बढ़ाए जा रही होती है। तभी अथैया अपनी कलाई पे अथर्व का हाथ महसूस करती है। अथर्व को अपनी कलाई पकड़े हुए देख करके अथैया पलट करके अथर्व की ओर गुस्से से देखती है। अथर्व भीगते हुए अथैया की पलकों पे बारिश की बूंदों को ठहरते हुए देखे जा रहा होता है। तभी अथैया गुस्से से अथर्व के गाल पर खींच करके एक चांटा जड़ देती है और गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कलाई को पकड़ने की? समझते क्या हो तुम अपने आप को? सॉरी अथैया, मगर मैं यह पूछ रहा हूँ तुम आखिर जा कहाँ रही हो? दूर जा रही हूँ तुमसे ताकि तुम्हारी शकल देखने को ना मिले मुझे। मिल गया जवाब, अब मेरा रास्ता छोड़ो। अथर्व रुकते हुए, नहीं मैं रास्ता नहीं छोड़ूंगा, पहले यह बताओ कहाँ जा रही हो तुम? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? कितनी बार एक ही बात को दोहराऊं? बोलो। बच्चे हो, समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ रह करके जिल्लत महसूस हो रही है मुझे। लोग कैसे सवाल कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता तुम्हें? आज कान्हा को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, किस वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसलिए प्लीज अब मुझे जाने दो, मैं और बदनाम नहीं हो सकती तुम्हारे साथ रह करके। तभी आसपास चल रहे लोग अथर्व और अथैया की तरफ देखने लगते हैं। अथैया अपने कदम मेन गेट की ओर बढ़ाने लगती है। आसपास भीगती हुई गाड़ियां दिखाई दे रही होती हैं। इतने में ही अथर्व अचानक से अथैया के कंधे पे हाथ रख करके उसे अपनी ओर करता है और उसे देखते हुए उससे पूछने लगता है, अथैया एक मिनट मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी ना। इसलिए हम दोनों मिल करके इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं अथैया, आगे से कोई भी तुमसे इस तरह के सवाल नहीं करेगा। प्लीज मुझ पर विश्वास करो। तभी अथैया उसके हाथ को अपने कंधे से हटाती है। वह उसे घूरते हुए उसकी आंखों में देखती है। अथैया की नजरें देखते ही अथर्व की नजर तुरंत नीचे झुक जाती है। तभी अथैया उसे देखते हुए कहती है, तुम्हारे साथ रहूंगी तो हजारों सवाल यूं ही खड़े रहेंगे और मैं इन सवालों के साथ नहीं जी सकती, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। इतना कहते ही अथैया अपने कदम स्कूल के गेट की ओर बढ़ाने लगती है। उसकी भीगी हुई पलकें अभी भी उस लम्हे को याद कर रही होती हैं जब वह औरतें आपस में खड़ी हो करके अथैया के बारे में चुगलियां कर रही होती हैं। जब उस प्रिंसिपल ने अथर्व और अथैया के रिश्ते पर उंगली उठाई थी, अथैया यह सोचते हुए बस चली जा रही होती है। तभी अथर्व दूर से ही अथैया से जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है अथैया, जाओ तुम यहाँ से। अपनी रेपो को बचाने के लिए तुम उस मासूम से बच्चे के फ्यूचर को दांव पे लगा दो, मगर यह मत भूलना कि तुम मेरे पास सिर्फ अपने बेटे के फ्यूचर के लिए आई थी। फिर भूल जाना अपने बेटे के फ्यूचर को उभरता हुआ देखने के लिए। मगर अथैया अभी भी अपने कदम बढ़ाए जा रही होती है। वह अथर्व से बेहद नफरत करती है। वह अथर्व के घर सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं गई थी, बल्कि वह तो अपने पति की मौत का अथर्व से बदला लेने के लिए अरोरा हाउस में गई थी। मगर लोगों की बातों ने उसे अपना बदला लेने से रोक दिया। वह तो अथर्व को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी, मगर लोग उसके ऊपर जिस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब उसके पास नहीं है। इसलिए वह आज अपनी राह बदलने जा रही है ताकि आगे कोई भी उससे किसी भी तरह का कोई भी सवाल ना करे। अथैया अभी गेट से बाहर कदम रखने ही वाली होती है कि तभी अथर्व उसकी ओर देखते हुए कहता है, नहीं देखना चाहती हो ना तुम अपने बेटे के फ्यूचर को उभरता हुआ, तो फिर तुम जा सकती हो, मगर याद रखना अथैया, तुम्हारे साथ कान्हा नहीं जाएगा। बिकॉज डॉक्यूमेंट्स पे क्लियर लिखा हुआ है कि जब तक कान्हा 20 साल तक का नहीं हो जाता है तब तक उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और तो और वह तब तक मेरे साथ रहेगा इस बंगले में, एक अच्छी परवरिश के लिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, जो शायद तुम उसे कभी नहीं दे सकते। यह सुनते ही
एकदम से अथैया के कदम थम जाते हैं। उसके सीने पे एक धक्का सा लगता है। वह धीरे से स्कूल के गेट को पकड़ लेती है। अथर्व की बातें सुनते ही अथैया का शरीर कांपने लगता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसने अपने बेटे की जिम्मेदारी अथर्व को सौंप दी है। अथर्व उससे 2 गज की दूरी पे खड़ा होकर के भीग रहा होता है। अथर्व का पूरा शरीर बारिश के पानी से भीग चुका होता है। बारिश का पानी उसके बालों से होते हुए पलकों के रास्ते से टपक रहा होता है। अथर्व भीगे हुए पलकों से उसे लगातार देखे जा रहा होता है। इधर फीकी रंग की साड़ी पहने अथैया लोहे के गेट को पकड़े खड़ी हुई रो रही होती है। तभी अथैया गेट को पकड़ते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। अचानक से अथैया जोर से चीखते हुए वहीं बिखर जाती है। अथैया को बिखरता हुआ देख करके अथर्व का दिल दहल जाता है। उसको रोता हुआ देख करके अथर्व कांप उठता है। तभी अथर्व भागते हुए उसके पास आता है। अथर्व अपने आप को संभालता हुआ तुरंत अथैया के कंधे पर हाथ रखते हुए बैठने लगता है। अथर्व की छुअन महसूस होते ही अथैया भीगी पलकों से उसे देखने लगती है। अथैया की भीगी हुई पलकें अथर्व को हजारों बद्दुआ दे रही होती हैं। तभी अथैया उसकी ओर देखते हुए कहने लगती है, आखिर क्यों किया अथर्व तुमने मेरे साथ ऐसा? बोलो अथर्व, बोलो, मेरी आखिर तुमसे क्या दुश्मनी थी? क्यों मारा मेरे पति को? क्यों बनाया मुझे विधवा? मैं तुमसे जवाब मांगती हूँ, बोलो अथर्व। तभी वह गुस्से से अथर्व को धक्का मार देती है। अथर्व पीछे की ओर गीली जमीन पर गिर जाता है। तभी वह फिर एक बार उसकी ओर देखता है और उसके सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ते हुए कहने लगता है, मेरे पास जब तुम्हारे सवालों का कोई जवाब ही नहीं है तो फिर मैं तुम्हें क्या जवाब दूं अथैया? हर रोज तुम्हारी बद्दुआओं के तले जिंदगी जी रहा हूं मैं। तुम्हारी बद्दुआएं तिल तिल करके मार रही हैं मुझे। अंदर से राख हो रहा हूं मैं। ऐसे जीने से अच्छा है कि तुम मुझे मार दो अथैया। खत्म कर दो मेरी जिंदगी को अथैया, खत्म कर दो मेरी जिंदगी को। अथैया दांत पीसते हुए कॉलर पकड़ते हुए, इतनी आसानी से तुम्हें आजाद नहीं करूंगी अथर्व। जिस तरह मैं तड़प रही हूं उसी तरह तुम्हें भी तड़पने के लिए मजबूर करूंगी। जीते जी तुम्हें तुम्हारी रूह से जुदा कर दूंगी। तब पता चलेगा तुम्हें अपनी रूह से दूर होने पे कैसा लगता है। अथर्व रोते हुए बारिश में भूजते हुए, खत्म कर देना मुझे, जीते जी जला देना मेरी रूह को। मगर इन सब में तुम्हारे बेटे का क्या कसूर है ये जरूर बताना। उसका फ्यूचर क्यों खत्म कर रही हो ये जरूर बताना। अथर्व के मुंह से अपने बेटे कान्हा के बारे में सुन करके अथैया अचानक से शांत हो जाती है। तभी अथर्व उसे सहारा देते हुए उठने में मदद करता है। वह भीगी हुई पलकों से अथर्व की भीगी पलकों को देख रहा होता है। वह अथर्व के सहारे से उठ करके खड़ी हो जाती है। वह बारिश से भीगते हुए अथर्व की ओर देखती है। उसे अथर्व का कैरेक्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी अथर्व उसे देखते हुए कहता है, तुम मुझे जो कहना है कहो, जितनी बद्दुआएं देनी है वो भी दो। बदला लेना चाहती हो ना मुझसे? गुनाहगार हूं ना तुम्हारा मैं? लो अपना बदला। मैं उफ तक नहीं करूंगा, मगर अपने बेटे के फ्यूचर के लिए तुम्हें मेरे घर में ही रहना होगा। अथर्व अभी अथैया को समझा ही रहा होता है कि तभी स्कूल से कान्हा की आवाज सुनाई पड़ती है। कान्हा जोर से आवाज लगाते हुए अथैया को पुकार रहा होता है। तभी अथर्व भी कान्हा की ओर देखता है। उसे देखते ही उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी वह अथैया से कहता है, रही बात कान्हा की तो वह मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा किया तुमने जो कान्हा को उस स्कूल से निकलवा दिया, क्योंकि वह वहां पढ़ेगा जहां उसका फ्यूचर बने। तभी कान्हा दोनों को देखने लगता है। कान्हा को समझ नहीं आ रहा होता है कि दोनों हमेशा क्या बातें करते रहते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती। तभी वह अपनी माँ अथैया को देखते हुए स्कूल से एकदम बाहर को निकलता है। यह देखते समय ही अथर्व उसे इशारे से वहीं रुकने के लिए कहता है। अथर्व का इशारा देखते ही कान्हा वहीं स्कूल के कॉरिडोर में खड़ा होकर के अथर्व को देखने लगता है। अथर्व तुरंत अथैया को अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है। तभी अथैया उसे देखते हुए धीरे से कहती है, अब कान्हा तुम्हारा हिस्सा है अथर्व, क्योंकि मैंने उसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी है, इसलिए उसे कभी उसके पिता की मौत के बारे में पता नहीं चलने देना। अगर वो कभी पूछे तो यही कहना कि उसके पिता बक्सर गए हैं, क्योंकि वह अक्सर बक्सर जाया करते थे। अथर्व कान्हा को देखते हुए अथैया से, आई प्रॉमिस यू,
कभी उसके पिता के बारे में उसे पता नहीं लगने दूंगा। मैं हूँ तब तक उसे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं हर वक्त उसके साथ साए की तरह रहूंगा जो हमेशा उसको सलामत रखेगा। उसके चेहरे की खुशियों को कभी गायब नहीं होने दूंगा। तभी अथर्व उसके पल्लू को उठा करके उसके कंधे को ढक देता है। वह दोनों चलते हुए स्कूल की ओर अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। दोनों को साथ में देख करके कान्हा स्माइल करते हुए दोनों को देखने लगता है। तभी दोनों चलते हुए कार के पास आ जाते हैं। अथर्व कार के पीछे वाला दरवाजा खोलता है। अथैया उसकी निगाहों की ओर देखती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी अथर्व उस दरवाजे को बंद करता है और पीछे डिग्गी से छाता निकाल करके कान्हा की ओर चल पड़ता है। इधर प्रिंसिपल रूम के अंदर अचानक से अम्मा दिखाई देने लगती हैं। अम्मा प्रिंसिपल के सामने चेयर पर बैठी टांग पे टांग रखे हुए होती हैं। तभी अम्मा मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगती हैं। अम्मा को तालियां बजाता हुआ देख करके प्रिंसिपल भी मुस्कुराते हुए अम्मा को देखने लगता है। तभी प्रिंसिपल अम्मा को देखते हुए कहने लगता है, देखा अम्मा, आपने जो कहा हमने वही किया है। निकाल दिया आपके नाती को इस स्कूल से बाहर। अब आप वह कीजिए जो आपने कहा था। अम्मा प्रिंसिपल को देखते हुए, बड़े होशियार बन रहे हो, लो भर लो अपनी जेब। तभी अम्मा उस प्रिंसिपल के मुंह पर पैसे फेंक करके मारती हैं। पैसों को देखते ही वह प्रिंसिपल जल्दी से उन्हें बटोरने लगता है। उस प्रिंसिपल के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दे रही होती है। वह मुस्कुराते हुए अम्मा को देखे जा रहा होता है और जल्दी जल्दी पैसे बटोर रहा होता है। तभी प्रिंसिपल अम्मा को देखते हुए मुस्कुराते हुए अम्मा से सवाल करने लगता है। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए, बुरा ना मानो तो अम्मा हम एक सवाल करें आपसे। अम्मा प्रिंसिपल को देखते हुए, इतना बड़ा काम कर दिया है तो सवाल भी कर सकते हो, मगर जवाब तभी मिलेगा जब सवाल वाजिब हो। अब पूछो अपना सवाल। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए अम्मा से कहा, जब कान्हा आपका नाती है तो फिर आपने उसे स्कूल से बाहर क्यों निकलवाया? वो तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है और हमारे स्कूल में बहुत कम लोगों को अथैया और अथर्व के बारे में कुछ पता है। वैसे देखा जाए तो मुश्किल से कुछ ही लोग हैं जो आपकी बेटी और अथर्व के बारे में जानते हैं। तभी अम्मा गुस्से से उस प्रिंसिपल को देखने लगती हैं। उसके माथे की वह बड़ी सी बिंदी गुस्से की वजह से और भी ज्यादा चौड़ी दिखाई देने लगती है। तभी वह गुस्से से प्रिंसिपल को देखते हुए कहती हैं, हमने कहा था ना कि सवाल अगर वाजिब हो तो जवाब की उम्मीद करना। तो सुनो, तुम्हारा सवाल वाजिब नहीं है, हमें ये सवाल पसंद नहीं आया। प्रिंसिपल खड़े होते हुए, माफ कीजिएगा अम्मा जी, गलती से मुंह से निकल गया यह सवाल, क्योंकि बहुत समय से हमारे दिमाग में घूम रहा था तो सोचा क्यों ना पूछ लूं। अम्मा हाथ जोड़ते हुए, तुम सिर्फ आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। गुठलियां हम पर छोड़ दो, उन्हें हम गिन लेंगे। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल जी, राम राम। इतना कहते ही अम्मा प्रिंसिपल रूम से बाहर निकल जाती हैं। प्रिंसिपल रूम में से अम्मा के बाहर निकलते ही प्रिंसिपल जल्दी से पानी पीने लगता है। अम्मा को सामने खड़ा हुआ देख करके उसका गला सूख गया था, अब जा करके उसका गला तर हुआ है। तभी वह रुमाल से अपने पसीने को साफ करने लगता है। वह पसीने साफ करते हुए खुद से कहने लगता है, अच्छा हुआ चली गई, वरना अगर कुछ देर और रुकती तो शायद हमारी जान ही चली जाती। इधर अथर्व बंगलों में अथैया और कान्हा के साथ लौटता है। अथैया को देखते ही डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर बैठी मैना और नैना दोनों मुंह बनाने लगती हैं। वह मुंह बनाते हुए एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी अथर्व की माँ वसुधा अपने बेटे को घर में आता हुआ देखती हैं। वह देखती हैं कि अथर्व पूरी तरह से भीगा हुआ होता है। तभी वसुधा की नजर अथैया और उसके बेटे पे जाती है। वह देखती है कि अथैया तो पूरी तरह भीगी हुई है मगर उसका बेटा कान्हा बिल्कुल भी भीगा नहीं है। तभी मुस्कुराते हुए वसुधा अपने बेटे अथर्व को देखती है और उसे डाइनिंग टेबल पे बुलाने लगती है, मगर अथर्व तुरंत इशारे से उसे मना कर देता है कि तभी वसुधा बोल पड़ती है, अथर्व बेटा, मैं इशारे की बात नहीं समझती हूँ, तुम चुपचाप ऊपर जाओ और कपड़े चेंज करके आओ। देखो आज मैंने तुम्हारे फेवरेट काजू की खीर बनाई है, अब जल्दी से आओ और चख करके बताओ कि कैसी बनी है। अथर्व अपनी माँ वसुधा को देखते हुए, ओ माँ मुझे भूख नहीं है। वसुधा अथर्व को देखते हुए, अरे कैसे भूख नहीं है, देखो चुपचाप आओ। अथर्व अपनी माँ को देखते हुए
माँ विश्वास कीजिए मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी मैं आप लोगों के बीच में नहीं बैठ सकता। यू आर राइट अथर्व। मॉम वह सही तो कह रहा है, आपको पता है ना कि उसे हमारे साथ बैठने का हक नहीं है, तो फिर आप क्यों उसे जबरदस्ती हमारे बीच बुला रही हैं? प्लीज उसकी बेइज्जती मत करवाइए। वसुधा नैना और मैना से बेइज्जती? कैसी बेइज्जती? अपने घर में अपनों के साथ खाना खाने में क्या बेइज्जती होती है भला? अथर्व तुम आओ और यहाँ आकर के टेबल पे बैठो। तभी सभी को अचानक से शिवराज की आवाज ऊपर वाले फ्लोर से सुनाई देने लगती है। सभी चौंकते हुए तुरंत सीढ़ियों से नीचे आ रहे शिवराज को देखने लगते हैं। शिवराज बेहद तीखी नजरों से नीचे उतरते हुए सभी को घूरे जा रहा होता है। कान्हा डरते हुए अपनी माँ अथैया के पीछे छुपने लगता है। अथैया अपने बेटे कान्हा के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे देखने लगती है। इधर शिवराज नीचे उतरते हुए अपनी पत्नी वसुधा को उसके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देता हुआ आ रहा होता है। तभी वह कहता है, मगर रूल ब्रेक हो जाते हैं वसुधा। इस घर का रूल है कि चाहे कुछ भी हो, अथर्व हमारे साथ खाना नहीं खा सकता, क्योंकि उसने यह हक बरसों साल पहले खो दिया है। इसलिए उसे खाना उसके कमरे में ही दिया करो, या हम सब के खाने के बाद। इधर डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर बैठी दोनों बहनें मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखे जा रही होती हैं। इतने में ही शिवराज चलते हुए नीचे हाल में खड़ी अथैया के पास से होकर के गुजरता है। अथैया तुरंत जोर से अपने बेटे कान्हा का हाथ थाम लेती है। शिवराज दांत पीसते हुए अथैया और उसके बेटे को देखने लगता है। वह तुरंत पलटता है और अथर्व को भीगा हुआ देखता है। तभी वह चलते हुए डाइनिंग टेबल के पास आकर के अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। उसकी पत्नी वसुधा उसे देख रही होती है। तभी शिवराज अपनी पत्नी को देखते हुए कहता है, वसुधा क्या तुम इस घर के रूल्स को नहीं जानती हो या फॉलो नहीं करना चाहती? क्योंकि तुम्हें कितनी बार बताया है कि ये लड़का डाइनिंग टेबल पर मेरे सामने नहीं होना चाहिए, मगर बार बार तुम इस लड़के को मेरे सामने ले आती हो। वसुधा अपने पति को देखते हुए, क्योंकि वह आपका बेटा है और उसे भी हक है कि वह सबके साथ बैठ करके खाना खाने का। शिवराज अथर्व को देखते हुए, बेटा तो मेरा वेद भी था और उसे भी हक था हम सब के साथ खाना खाने का, मगर वह हक इसने तो उससे छीन लिया। अब ये सोचता है कि उसके सारे हक इसे मिल जाएं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वसुधा नम आंखों से, वह ऐसा नहीं सोचता है। जितना प्यार आप वेद से करते थे उतना ही प्यार अथर्व भी वेद से करता था। शिवराज गुस्से से अपनी पत्नी को देखता है। दिखावा था इसका, कोई हमदर्दी नहीं थी इसे अपने भाई से। अब यह सब छोड़ो और मुझे खाना निकालो। अथर्व दूर खड़ा अपने पिता शिवराज को नम आंखों से देख रहा होता है। शिवराज गुस्से से अपनी पत्नी को देखते हुए, दिखावा था इसका, कोई हमदर्दी नहीं थी इसे अपने भाई से। अब यह सब छोड़ो और मुझे खाना निकालो। अथर्व दूर खड़ा अपने पिता शिवराज को नम आंखों से देख रहा होता है। तभी अथैया धीरे से अथर्व की ओर देखती है। अथर्व की आंखों में नमी दिखाई दे रही होती है। अथैया इतना तो समझ जाती है कि अथर्व की अपनी एक अलग कहानी है, जिस कहानी को पढ़ने के लिए उसे अथर्व को समझना पड़ेगा, जिस कहानी में कई सवाल हैं और कई जवाब भी हैं। कुछ तो है जो कहीं दूर दीवार में कहीं कैद है। अथैया उसे देखते हुए उसके बारे में हजारों सवाल अपने दिल में पूछ रही होती है। तभी अथर्व की उंगली कान्हा घबराते हुए पकड़ लेता है। कान्हा शिवराज को देख करके बेहद घबराए जा रहा होता है। अथर्व धीरे से कान्हा की ओर देखता है। तभी शिवराज अपनी कुर्सी पर बैठते ही वह अपनी पत्नी को मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, ओह क्या बनाया है तुमने आज? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो जल्दी से बताओ क्या बनाया है और उस मनहूस की बात करना बंद करो। मैना अपने पिता शिवराज से, खुशबू? क्या डैड, आपको खुशबू और बदबू में फर्क करना भी नहीं आता है? इट्स ओनली गुड इन स्मेल बट इन रियलिटी इट्स गार्बेज। शिवराज अपनी बेटी मैना से, मतलब मैना मुंह मोड़ते हुए शिवराज से, मॉम से ही पूछ लीजिए। तभी वसुधा उल्टी प्लेट को सीधे करते हुए अपने पति शिवराज को देखती है। वह बेहद मुस्कुरा रहा होता है। तभी शिवराज उसकी ओर घूरते हुए देखता है। तभी वसुधा घबराते हुए धीरे से कहने लगती है। वसुधा शिवराज को देखते हुए, ओ आज मैंने अथर्व की मनपसंद काजू की खीर बनाई है। अथर्व बहुत दिनों से कह रहा था, मगर मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं उसकी मनपसंद खीर बनाऊं। अब समय मिला तो सोचा क्यों ना बना दूं। शिवराज गुस्से से खड़ा होते हुए, अब क्या यह सब भी बनेगा हमारे घर में? फेंको इसे
कूड़े को, फेंको इस कूड़े को। आज के बाद इस तरह की वाहियात चीज नहीं बननी चाहिए इस घर में। यह घर मेरा है और मेरे हिसाब से ही चलेगा, समझे तुम? वसुधा घबराते हुए, मगर सुनिए तो। तभी शिवराज गुस्से से उस खीर के बर्तन को उठा करके वहीं फर्श पे फेंक देता है। खीर का बर्तन लुढ़कते हुए सीधे अथर्व के पैर के पास आकर के रुक जाता है। यह देख करके नैना और मैना उठ करके खड़ी हो जाती हैं। वह घबराते हुए एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी कान्हा अथर्व की कमर को कस करके पकड़ लेता है। अथर्व समझ जाता है कि कान्हा के अंदर उसके पिता का डर समा गया है। तभी अथर्व अपनी माँ और बाकी लोगों को देखते हुए अपने पिता से कहता है, आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो फिर इस खीर पर गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? माँ के खाने का अपमान क्यों कर रहे हैं आप? शिवराज ऊंची आवाज में अथर्व से, क्योंकि इसने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है और यह अच्छे से जानती है कि मुझे तुम्हारी पसंद में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अथर्व गुस्से से शिवराज को देखते हुए, आपको तो भाई में भी इंटरेस्ट नहीं था, तभी तो आपने उन्हें। अथर्व के मुंह से इतना सा बोल सुन करके अचानक से शिवराज अपना आपा खो करके उसके पास आने लगता है। तभी वसुधा जल्दी से अथर्व के पास आकर के खड़ी हो जाती है। दूर खड़ी नैना और मैना अपने पिता को गुस्से में देख करके घबराने लगती हैं। तभी वसुधा अपने बेटे अथर्व को कहने लगती है, वसुधा अपने बेटे और पति के बीच खड़े हो करके, अथर्व तुम ऊपर जाओ। तभी शिवराज अपने बेटे अथर्व को घूरते हुए देखने लगता है। इधर कान्हा थर थर कांपे जा रहा होता है। अथर्व के पीछे खड़ी अथैया इस बात से अनजान है कि दोनों बाप बेटे के बीच में एक इतनी गहरी खाई है जो बाहर वालों को कभी दिखाई नहीं देती, मगर वह गहराई इस घर में हर किसी को दिखती है। तभी शिवराज अपने बेटे से गुस्सा से कहता है, तभी तो मैंने, क्या बोलो अथर्व, क्या किया मैंने उसके साथ? बोलो अथर्व, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपना दोस्त दूसरों पे मरते हुए। अथर्व नम आंखों से, शर्म तो आपको आनी चाहिए डैड, क्योंकि आपने भाई को, आप उन्हें। वसुधा अथर्व को देखते हुए, अथर्व मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अपने रूम में जाओ और इस लड़की को भी लेकर के जाओ। अपने घर की बातें दूसरों के सामने नहीं की जाती है, प्लीज जाओ अपने रूम में। वसुधा अपने पति और अपने बेटे के बीच खड़ी हो करके दोनों को रोकने की बेहद कोशिश कर रही होती है। तभी शिवराज गुस्से से अपनी पत्नी को बीच से हटाता हुआ अपने बेटे से कहता है, नहीं वसुधा, क्यों रोक रही हो इसे? इसे तो शौक है बाहरी लोगों के सामने ड्रामे करने का। देखा नहीं तुमने इस हॉस्पिटल वाला ड्रामा? वसुधा हाथ जोड़ते हुए, अथर्व प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, अभी वेद के बारे में बात मत करो, यह समय सही नहीं है वेद के बारे में बात करने का। प्लीज अपने रूम में जाओ प्लीज। तभी अथर्व कान्हा का हाथ थामता है और उसके साथ सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। इतने में ही वह पलट करके अथैया की ओर देखता है। अथैया उसे ही देखे जा रही होती है। तभी वह उसे इशारे से उसे अपने साथ चलने को कहने लगता है। तभी अथैया भी अपने कदम सीढ़ियों पे रखते हुए उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलने लगती है। इधर शिवराज अपने बेटे और उसके साथ जा रही अथैया को घूरते हुए देखने लगता है। तभी शिवराज गुस्से से जाते हुए अथर्व से कहने लगता है, शिवराज ऊंची आवाज के साथ ही, ए लड़की, यह पहली बार नहीं है जो इसने किसी का घर उजाड़ा है, इससे पहले भी ये ऐसे काम कर चुका है। सही कह रहा हूँ ना अथर्व? तभी अथर्व और अथैया पलट करके शिवराज को देखने लगते हैं। अथैया उसके पिता को और फिर नीचे नजरें करते हुए अथर्व को देखने लगती है। तभी अथर्व अपने पिता शिवराज को देखते हुए ऊपर वाले फ्लोर से ही कहने लगता है, पहली बात उसका नाम अथैया है, दूसरी बात मैंने क्या किया है क्या नहीं यह बात पूरा घर जानता है, मगर मानता कोई नहीं है। खैर अब कोई माने या ना माने किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे किसी के मानने या ना मानने से। इतना बोलते ही अथर्व अपने कमरे की ओर चला जाता है। इधर नीचे खड़ा शिवराज गुस्से से टेबल पर रखा फूलदान वहीं फर्श पर फेंक देता है। यह देख करके वसुधा अपने कदम पीछे करती है। तभी शिवराज अपनी पत्नी के हाथ को पकड़ता है और उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाने लगता है। यह देख करके नैना और मैना उसे रोकने लगती हैं। शिवराज बेहद गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। मैना और नैना दोनों मिल करके अपने पिता को रोके जा रही होती हैं। तभी शिवराज अपनी बेटी मैना को जोर सा धक्का मारता है, जिस वजह से वह वहीं फर्श पर गिर जाती है। शिवराज अपनी पत्नी वसुधा की कलाई पकड़े हुए उसे सीढ़ियों से ऊपर लेकर के जाने लगता है। वसुधा थर थर कांपे जा रही होती है, मगर शिवराज उसे अपने साथ लिए जा रहा होता है।
तभी वह उसे अपने कमरे में ले जाता है। यह देख करके नैना तुरंत अपनी बहन मैना को उठाती है। दोनों बहनें दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर में पहुंचती हैं। दोनों दौड़ते हुए आखिरकार शिवराज के कमरे के दरवाजे पे पहुंचती हैं। तभी अचानक शिवराज अपने कमरे का दरवाजा बंद करता है। इधर शिवराज गुस्से से अपनी पत्नी को अपने पलंग पे फेंक देता है। वसुधा धीरे से पलंग पे जा करके गिरती है। वसुधा की आंखों में खौफ दिखाई दे रहा होता है। वह पसीने पसीने होते शिवराज को देखने लगती है। तभी शिवराज दीवार पे लगा हंटर उठाता है और गुस्से से अपनी पत्नी वसुधा को देखता है। वसुधा धीरे धीरे अपने आप को पीछे किए जा रही होती है। वह कांपते हुए उसे और उसके हाथ के हंटर को देखे जा रही होती है। तभी वह कांपते हुए उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगती है, शिवराज नहीं नहीं शिवराज, ऐसा मत करो। शिवराज अपनी पत्नी के पास आते हुए, तुम अथर्व का बहुत साइड ले रही हो ना। आज तुम्हें पता लगेगा कि मेरे खिलाफ खड़े होने वाले के साथ क्या करता हूं मैं। शिवराज उस हंटर को अपने हथेली में कस करके पकड़ लेता है और अपनी पत्नी पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है। तभी कमरे के अंदर से वसुधा के चीखने की आवाज बाहर खड़ी नैना और मैना को सुनाई देने लगती है। यह आवाज बेहद दर्द भरी लग रही होती है, जिसे सुन करके नैना और मैना की रूह कांप जा रही होती है। मगर वह चाह करके भी वह सब रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वह दोनों अपने पिता के गुस्से को अच्छे से जानती हैं। कमरे से लगातार वसुधा के दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही होती हैं। लगातार हंटर के जिस्म पे लगने की आवाज और जिस्म के छिलने की आवाज साफ नैना और मैना के कानों में गूंज रही होती है। तभी दोनों कांपते हुए एक दूसरे को देखती हैं और उधर से चली जाती हैं। इधर अथैया अपना सामान बैग से निकाल करके कप बोर्ड में तय करके रख ही रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अथर्व अपने कमरे के बालकनी के सोफे पर बैठा हुआ अपने भाई वेद की तस्वीर नम आंखों से देख रहा होता है। वह उसकी तस्वीर अपने हाथ में लिए उसे देखते हुए बेहद दुखी हो रहा होता है। तभी अथर्व नम आंखों से मन में अपने भाई से बात करने लगता है। अथर्व मन ही मन में घुटता हुआ, भाई क्यों चले गए आप मुझे इस बेगाने घर में छोड़ करके। यहाँ हजारों की भीड़ में भी मुझे एक खालीपन सा महसूस होता है। आ जाओ भाई, प्लीज आ जाओ, मैं यहाँ अकेला हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ मेरा दर्द बांटने के लिए। अथर्व अभी अपने बड़े भाई वेद से मन ही मन बातें कर रहा होता है कि तभी कान्हा बालकनी में आ पहुँचता है। कान्हा अथर्व की नम आंखों को देखता है। कान्हा को बालकनी में आता हुआ देख करके अथर्व तुरंत अपने आंसुओं को पोंछने लगता है। तभी कान्हा उसके पास आकर के गोल सी कुर्सी पर बैठ जाता है। वह अथर्व को देखता है और उसके हाथ में तस्वीर को देखते हुए उससे पूछता है, कान्हा ये छोटा बच्चा कौन है अंकल। अथर्व कान्हा को देखते हुए, बड़ा भाई है मेरा। कान्हा अथर्व की हाथ की तस्वीर देखते हुए, अथर्व ये बड़ा कैसे हुआ आपसे, देखो यह तो मेरे जैसा है, इसकी एज मेरे जितनी होगी और देखो इसकी तो आपकी तरह दाढ़ी भी नहीं है, फिर ये आपसे बड़ा कैसे हो सकता है। अथर्व मुस्कुराते हुए कान्हा से, वैसे बात तो तू ठीक ही कह रहा है, मगर यह मेरा बड़ा भाई ही है, रुक मैं तुझे अपनी एल्बम दिखाता हूँ। इतना बोलते ही अथर्व अलमारी के पास आता है। वह उसे खोलता है और उसमें से एल्बम बाहर निकालता है। वह एल्बम बेहद पुराना लग रहा होता है। अथर्व उस एल्बम के ऊपर फूंक मारता है ताकि उसके ऊपर से धूल की परत साफ हो जाए। इधर गोल सी कुर्सी पे बैठा कान्हा अथर्व और उसके हाथ में एल्बम देख रहा होता है। तभी अथर्व चलते हुए उसके पास आता है। वह झट से उसके पास आकर के वहीं फर्श पे बैठ करके कान्हा को अपने और अपने बड़े भाई वेद की तस्वीर दिखाने लगता है। तभी कान्हा वेद और अथर्व की फोटोज को एक साथ देख करके चौंक जाता है। यह देखते हुए अथर्व तुरंत कहता है, अब लग रहे हो ना दोनों छोटे। कान्हा मुस्कुराते हुए, हाँ। अथर्व कान्हा को देखते हुए, यह मेरी और मेरे बड़े भाई वेद की बचपन की तस्वीर है, देखो कितना छोटा लग रहा हूं मैं इनमें। कान्हा मासूमियत से, मगर आप तो बड़े हो गए हैं, तो फिर आपका भाई बड़ा क्यों नहीं हुआ। वह तो अभी भी छोटा है, बोलो ना अथर्व, वह बड़ा क्यों नहीं हुआ, कहाँ है वह, मुझे उनसे मिलना है। अथर्व आंसू छलकते हुए, कान्हा तू क्या, मैं भी उनसे नहीं मिल सकता, क्योंकि वह बहुत दूर रहते हैं, इतना दूर जितना तू और मैं सोच भी नहीं सकते। अथैया अथर्व के आंसुओं को देखते हुए, कान्हा बातें बाद में हो जाएंगी, पहले काम खत्म कर लें, अपने टॉयज दो, मैं यहाँ कप बोर्ड में रख देती हूँ। कान्हा अथर्व के पास बैठा हुआ है। मम्मा शायद आप भूल गई हैं,
मैं सो रहा था जब मैं यहाँ आया, मेरे तो सारे खिलौने वहीं छूट गए। अगर मैं जग रहा होता तो एक भी खिलौना वहाँ छोड़ करके नहीं आता। तभी अथर्व उसकी बात सुनते ही उठ करके खड़ा हो जाता है। अथैया अलमारी में सामान रखते हुए अचानक से खड़े होते हुए अथर्व को देखती है। अथर्व मुस्कुराते हुए कान्हा को देख रहा होता है और कान्हा भी अथर्व को मुस्कुराते हुए देखे जा रहा होता है। तभी अथर्व उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछने लगता है, खिलौने चाहिए तुझे? हाँ, मगर मेरे अलावा यहाँ तो कोई दूसरा बच्चा है ही नहीं। किसने कहा? यहाँ एक बच्चा और भी है, चलो मैं दिखाता हूँ। इतना बोलते ही अथर्व धीरे से अपनी हथेली कान्हा की तरफ करता है। कान्हा मुस्कुराते हुए अथर्व की हथेली को देखता है और उसकी हथेली पे अपनी हथेली रख देता है। अथर्व की हथेली पे कान्हा की हथेली बेहद छोटी सी लग रही होती है। अथर्व मुस्कुराते हुए कान्हा की हथेली थामता है और उसे अपने साथ अपने रूम के सीक्रेट रूम में ले जाता है। सीक्रेट रूम खुलते साथ ही काला अंधेरा दिखाई देता है। उस अंधेरे को देखते साथ ही कान्हा डरते हुए अथर्व की कमर को कस करके पकड़ लेता है। तभी कान्हा रूम की लाइट ऑन कर देता है। रूम की लाइट ऑन होते ही जगमगाता हुआ कमरा कान्हा को दिखाई देता है। कमरे में चारों ओर अथर्व और उसके बड़े भाई वेद के बचपन की तस्वीरें दिखाई दे रही होती हैं। कमरे का रंग लाइट ब्लू होता है, जिसकी दीवारों पे कहीं स्पाइडरमैन तो कहीं डोरेमोन की तस्वीर दिखाई दे रही होती है। टेबल पे खिलौने ही खिलौने दिखाई दे रहे होते हैं। यह देख करके कान्हा मुस्कुराते हुए अथर्व की ओर देखता है और कहता है, अथर्व यह सब किसका है? और ये डोरेमोन का टॉय देखते हुए, यह तो मेरा फेवरेट है, यह सब मेरा है, पर आज से ये सब तेरा है। डोरेमोन से लेकर के स्पाइडरमैन सब तेरा है। सच्ची? इधर बाहर खड़ी अथैया अपने बेटे कान्हा के चेहरे पर आई मुस्कान को देख रही होती है। आज कान्हा के चेहरे पर उसने वह मुस्कान देखी जो शायद वह भी उसे कभी नहीं दे पाती। अथैया दोनों को देखते हुए मुस्कुराए जा रही होती है। तभी अथर्व धीरे से मुस्कुराते हुए अथैया की ओर देखता है। वह देखता है कि अथैया भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही है। अथैया अथर्व को अपनी ओर देखते हुए तुरंत गुस्से से मुंह मोड़ लेती है। तभी अथर्व फिर से पलटते हुए कान्हा के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लगता है। तो मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।